पिछली वीडियो हम लोग जो है पढ़े हुए थे आनुवांशिक कोड के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड किसने दिया था, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम लोग देखे हुए थे। तो हम पढ़े हुए थे कि आनुवांशिक कोड जो है वो जॉर्ज गैमो ने दिया था। और आनुवांशिक कोड क्या होता है तो हम बताए थे कि जो प्रोटीन पर एमिनो अम्ल होता है और जो mRNA पर कोडोन होता है। कोडोन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है, तो कोडोन होता है mRNA पर और DNA पर। चूँकि mRNA किससे बना हुआ है, DNA से बना हुआ है, और DNA से mRNA बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो mRNA पर और DNA पर जो है कोडोन उपस्थित होता है, ठीक है। तो कोडोन और प्रोटीन पर जो एमिनो अम्ल है उसके बीच के संबंध को आनुवांशिक कूट कहा जाता है। आनुवांशिक कूट जो है इसकी कुछ विशेषताएँ थी, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, है ना। हर एक कोडोन जो है वो 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह होता है। जैसे कि मान लो AUG मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है, U फिनाइल एलानिन को कोड करता है। इस तरह से टोटल कोडोन कितने होते हैं, 64 होते हैं। उसमें से 3 जो है उनको कहा जाता है समापन कोडोन या नॉन सेंस कोडोन। वो जहाँ पर होते हैं वहीं पर जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक और टॉपिक, ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठता है और 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि ओपेरॉन मॉडल किसे कहते हैं, उसके बारे में लिखने का। सबसे पहली बात ये है कि ओपेरॉन कोई नाम नहीं है, ठीक है। ओपेरॉन क्या हम जानेंगे आगे। ओपेरॉन मॉडल जो है ये दिया गया था जैकब एवं मोनोद के द्वारा। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जैकब और एक का नाम था मोनोद। तो जैकब एवं मोनोड ने यह मॉडल दिया था 1961 में, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, जैकब एवं मोनोड ने दिया था। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि ओपेरॉन मॉडल जैकब एवं मोनोड ने दिया था। ओपेरॉन किसे कहते हैं, देखो जैसे कि मान लो कि हम देखें तो एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, फुल फॉर्म होता है एस्चेरेसिया कोलाई। उसमें लैक्टोज के पाचन के लिए, समझते हो लैक्टोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बार देख लो इसको, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कि एकदम सिंपल शुगर होते हैं, एक ही अणु होता है उसमें, एक ही शर्करा होता है, उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड, जिसमें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, गैलेक्टोज, ये सब आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 मिल के बनते हैं, जैसे कि मान लो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज मिलता है, लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है तो सुक्रोज बनता है, उसको कहते हैं डाइसैकेराइड। और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन, एक होता है पॉलीसैकेराइड, एक कौन होता है पॉलीसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होता है मोनोसैकेराइड। एक कौन होता है, मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड 3 प्रकार की जो है शर्करा पाई जाती है। इसमें हम देखें तो मोनोसैकेराइड जो होता है इसका उदाहरण हो जाता है आपको ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और क्या हो जाता है गैलेक्टोज, और हो जाता है फ्रक्टोज। तो ये सब जो है उदाहरण है मोनोसैकेराइड का। जो डाइसैकेराइड है इसके उदाहरण है माल्टोज, और हो जाएगा आपको सुक्रोज, और हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है। वैसे ही अगर देखें पॉलीसैकेराइड को तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको सेलुलोज, और हो जाएगा स्टार्च, इसको कि मंड भी कहा जाता है। तो ये सब हो गए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कौन कौन हुआ, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और कौन हुआ, मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो उसी में से जो लैक्टोज जो होता है इकोलाई में, तो इकोलाई में लैक्टोज के पाचन के लिए 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है। कितने आवश्यकता होती है, 3 एंजाइम की। एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। तो 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब देखो हर एक एंजाइम क्या होता है, हर एक एंजाइम एक प्रोटीन होता है। पता होना चाहिए कि प्रोटीन होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं रेशेदार प्रोटीन और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। एक कौन होता है, रेशेदार प्रोटीन, और एक कौन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसी से मिलकर बना होता है। मतलब जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है, एंजाइम है, जितना भी केमिकल बॉडी में है वो सब बना होता है किसका, ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो वैसे ही जो एंजाइम होते हैं वो बने होते हैं, बोल सकते हैं आप कि सभी एंजाइम प्रोटीन हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है।
जितने भी एंजाइम हैं वो सब बने हुए हैं किसके? प्रोटीन के, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो वैसे ही जो लैक्टोज होता है कहाँ पर? ई कोलाई में, उसको पाचन के लिए 3 एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ये जो तीनों एंजाइम है, तीनों एंजाइम मतलब प्रोटीन है, तो तीनों प्रोटीन के लिए अलग अलग जीन होगा। मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग डीएनए से जो एमआरएनए पर जीन आएगा, और हर एक जीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है। हर एक जीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है ना। हर एक जीन में जो नाइट्रोजन क्षार का क्रम होता है, उस क्रम में एमिनो अम्ल जुड़ते हैं और प्रोटीन बनता है। ठीक है, मतलब कि 3 एंजाइम है मतलब 3 प्रोटीन है, 3 प्रोटीन है मतलब 3 जीन है ना। तो मान लो कि अगर डीएनए से एमआरएनए पर एक ही जीन आए और 2 जीन नहीं आए, तो क्या लैक्टोज का पाचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैक्टोज के पाचन के लिए कितने एंजाइम चाहिए? 3 एंजाइम चाहिए। और अगर 3 एंजाइम चाहिए और उसमें से एक ही एंजाइम अगर आए तो लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि तीनों जीन को एक साथ आना पड़ता है। तीनों जो जीन हैं डीएनए पर, उसको एक साथ आना पड़ता है एमआरएनए पर, और फिर एमआरएनए से एक साथ उनका एंजाइम बनता है, अथवा वो तीनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? लैक्टोज का पाचन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखो तीनों जीन को साथ में आना पड़ेगा। तो ये जो 3 ऐसे जीन का समूह है जो एक ही साथ डीएनए से एमआरएनए पर आता है, अथवा एक ही साथ प्रोटीन बनाने का काम करता है, उन्हीं समूह को, जीन के उस समूह को ओपेरॉन कहा जाता है। जीन के उस समूह को क्या कहा जाता है? ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या है? जीन का वह समूह जो एक साथ डीएनए से एमआरएनए पर आता है और एक साथ जो ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, उस समूह को क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट समझते हैं ओपेरॉन के बारे में, तो अब विस्तार से समझते हैं। देखो ओपेरॉन जो होता है, पहले क्या होता है लिख लो। ओपेरॉन क्या होता है? लिखना बोल रहे हैं, लिखो बोल रहे हैं। जीन का वह समूह, ओपेरॉन लिख रहे हैं, लिखो। जीन का वह समूह, जीन का वह समूह जो एक साथ, जीन का वह समूह जो एक साथ डीएनए से एमआरएनए पर आते हैं, जो एक साथ डीएनए से एमआरएनए पर आते हैं तथा समान उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम अथवा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उन्हें ओपेरॉन कहा जाता है। फिर सुन लो एक बार। जीन का वह समूह जो एक साथ कहाँ से आते हैं? डीएनए से कहाँ आते हैं? एमआरएनए पर आते हैं, और समान उपापचयी क्रियाओं को करने वाले प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसके समूह को क्या कहा जाता है? ओपेरॉन कहा जाता है। तो ओपेरॉन जो होता है, इसमें 2 प्रकार का जीन होता है। ओपेरॉन में कितने प्रकार का जीन होता है? 2 प्रकार का। एक होता है, इसको बोलते हैं नियंत्रक जीन। एक को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन। और एक को कहा जाता है संरचनात्मक जीन। एक को नियंत्रक जीन और एक को क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंट्रोलर जीन, कंट्रोलर जीन। और इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। मतलब ये कि जो ओपेरॉन होता है उसमें 2 प्रकार के जीन होते हैं। एक होता है नियंत्रक जीन और एक कौन होता है? संरचनात्मक जीन होता है। अब जो नियंत्रक जीन होता है ये बेसिकली नियंत्रण करने का कार्य करता है, नाम से ही स्पष्ट है। लेकिन ये किस तरह का नियंत्रण करता है? तो फिर नियंत्रक जीन में 3 प्रकार के जीन होते हैं। 3 प्रकार के जीन होते हैं जिसके समूह को कहते हैं नियंत्रक जीन। तो 3 प्रकार के जीन कौन कौन से हैं? देखो, एक है इसमें रेगुलेटरी जीन। एक कौन है? एक है रेगुलेटरी जीन। दूसरा होता है प्रोमोटर जीन, दूसरा होता है प्रमोटर जीन, और तीसरा होता है ऑपरेटर जीन। तीसरा कौन होता है? ऑपरेटर जीन। इसका सिंबल होता है I, इसका सिंबल होता है P, इसका सिंबल होता है O। ठीक है, रेगुलेटरी सिंबल क्या होता है? I, प्रमोटर जीन का सिंबल क्या होता है? P, और ऑपरेटर जीन का सिंबल क्या होता है? O। तो ओपेरॉन क्या होता है? तो बोला जाएगा कि जीन का वह समूह, जीन का वह समूह जो एक साथ डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं, या जिनका एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है,
तथा वो समान उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जीन के वैसे समूह को ओपेरॉन कहा जाता है। ओपेरॉन में कितने तरह के जीन आते हैं? 2 तरह के जीन आते हैं। कौन कौन? एक आता है नियंत्रक जीन और एक आता है संरचनात्मक जीन। नियंत्रक जीन जो होता है इसमें फिर 3 प्रकार के जीन होते हैं। रेगुलेटरी जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है। ठीक है। और दूसरा कौन होता है? संरचनात्मक जीन तो होता ही है। देखो ये तीनों जीन का काम क्या है, मतलब कि रेगुलेटरी जीन क्या करता है, प्रमोटर जीन क्या करता है, ऑपरेटर जीन क्या करता है। तो जो रेगुलेटरी जीन है ये बेसिकली एक प्रोटीन बनाता है, जिस प्रोटीन को बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो कहाँ से बना है? रेगुलेटरी जीन से बना है। वो रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है। देखो ये कुछ अभी आगे हम बनाएंगे इसका फिगर, एक एग्जांपल देंगे, बताएंगे उसमें। अभी लिख लो, लिख रहे हैं रेगुलेटरी जीन, इतना पहले लिख लिए। वीडियो को पॉज कर इतना पहले लिखो। ये ओपेरॉन 2 तरह के होते हैं, एक होता है नियंत्रक जीन, एक होता है संरचनात्मक जीन। ऑपरेटर जो नियंत्रक जीन है वो फिर 3 प्रकार का होता है। रेगुलेटरी जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है। इसका सिंबल क्या होता है? आई। इसका सिंबल क्या होता है? पी। और उसका क्या होता है? ओ। ठीक है। लिख रहे हैं ना रेगुलेटरी जीन, लिखना ये जीन रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जीन रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो ऑपरेटर जीन से जुड़कर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को शुरू अथवा अंत करा सकता है। देखो 2 तरह का इसमें ओपेरॉन होता है। एक होता है जो शुरू करवाता है, बोला लैक्टोज का पाचन करवाता है, मतलब शुरू करवा रहा है, पाचन शुरू करवा रहा है। और दूसरा कुछ प्रोटीन ऐसा होता है, कुछ ऐसा मतलब कि ओपेरॉन होते हैं जो कि इस चीज़ को रोक देते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते वो जो है अलग तरह के होते हैं, उसके बारे में लोग नहीं पढ़ना है। हम लोग केवल एक लैक ओपेरॉन पढ़ना है जो कि बढ़ाने वाला जीन है। खैर, तो ये क्या करता है कि इससे जुड़ जाता है ऑपरेटर जीन से, और प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है। या फिर बढ़ा भी सकता है, रोक देता है अथवा बढ़ा देता है। तो क्या लिखे कि ये जीन रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कि ऑपरेटर जीन से जुड़कर प्रोटीन बनने की क्रिया को आरंभ करवा सकता है, शुरू करवा सकता है अथवा अंत करवा सकता है। प्रमोटर जीन जो है इसी से जुड़ा होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लिख रहे हैं प्रमोटर जीन, लिखना इस जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है। इस जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है जो इस जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। देखो जिस तरह से द्विगुणन की प्रक्रिया में सबसे अहम योगदान कौन निभाया था? डीएनए पॉलीमरेज। बोलते हैं ना बहुत सारे एंजाइम थे, हेलिकेज था, टोपोआइसोमेरेज था, एसएसबीपी था, डीएनए पॉलीमरेज था, उसके अलावा आपको आरएनए प्राइमर था, लाइगेज था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन था वहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज था कि नहीं था? तो वैसे ही बोलते हैं ना हीरो प्रोटीन है वहाँ का, हीरो एंजाइम, वही एंजाइम सब काम करवाता है। वैसे ही यहाँ पर जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, जब ट्रांसलेशन होता है, देखो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? द्विगुणन। डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो जिस तरह से द्विगुणन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो डीएनए पॉलीमरेज था, वैसे ही यहाँ पर जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है उस समय सबसे अहम योगदान जो होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज का। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो जुड़ा होता है किससे? प्रमोटर जीन से जुड़ा होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है किससे? प्रमोटर जीन से। ठीक है। तो पहले क्या लिखे? रेगुलेटरी जीन। क्या लिखे कि वैसे जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कि ऑपरेटर जीन से जुड़कर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को शुरू करवा सकता है अथवा अंत करवा सकता है। सेकेंड क्या लिखे? प्रमोटर जीन। इस जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है जो कि प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में अहम योगदान निभाता है।
नेक्स्ट क्या लिखे, ऑपरेटर जीन लिखना कि यह प्रमोटर जीन तथा संरचनात्मक जीन के बीच में होता है, ठीक है, तथा यह रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर प्रोटीन बनने की क्रिया को या प्रोटीन के उपचय की क्रिया को शुरू करवाता है अथवा बंद करवाता है, ठीक है। इतना बात हुआ। अब लिखना है संरचनात्मक जीन के बारे में। तो देखो जो प्रोटीन एक्चुअल बनाने वाला जीन है उसी को कहते हैं संरचनात्मक जीन। मतलब मान लो लैक्टोज का पाचन करना है इकोलाई बैक्टीरिया में, इकोलाई में क्या करना है, लैक्टोज का पाचन करना है, तो लैक्टोज के पाचन के क्रम में जो वहाँ पर एंजाइम बनाएगा, जो जीन एंजाइम बनाएगा, उन जीनों को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक जीन कहा जाता है, स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है, ठीक है। तो संरचनात्मक जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, हालांकि प्रोटीन ही तो एंजाइम है, तो एंजाइम बनाता है जो कि यहाँ पर लैक्टोज पसंद करते हैं। तो क्या लिखोगे, वैसे जीन जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उन्हें संरचनात्मक जीन कहा जाता है। वैसे जीन जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संरचनात्मक जीन कहा जाता है। लिख लिया, ठीक है, सब लिख लिया। इसको वीडियो पॉज कर लिख लेना इसको होगा, ठीक है। चलो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें एक है, जिसको कि बोला जाता है लैक ओपेरॉन। इसका एक उदाहरण है लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन मॉडल का एक बढ़िया उदाहरण है लैक ओपेरॉन। अभी क्या देखें कि ओपेरॉन क्या है, तो ओपेरॉन जीनों का वह समूह है जो एक साथ डीएनए से एमआरएनए में आते हैं तथा एक साथ प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, उन्हें ओपेरॉन कहा जाता है। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, जैकब एवं मोनॉड ने दिया था, ठीक है। ओपेरॉन में कितने तरह के जीन आते हैं, तो मेनली 2 तरह के जीन आते हैं। कौन कौन, नियंत्रक जीन आता है और एक कौन आता है, संरचनात्मक जीन आता है। नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन। जो नियंत्रक जीन होते हैं वो फिर 3 तरह के होते हैं, रेगुलेटरी जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है और ऑपरेटर जीन होता है, ठीक है। तो अगला इसी में एक उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका, लैक ओपेरॉन। अच्छा देखो ओपेरॉन मॉडल कैसा मॉडल है, तो ये एक जीन नियंत्रक संबंधी मॉडल है। लिख लेना इस बात को कि ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा मॉडल जीन नियंत्रक संबंधी मॉडल है, तो ओपेरॉन मॉडल ये क्या बता रहा है कि कौन सा जीन किस चीज़ को नियंत्रित करता है या जीन कैसे नियंत्रित होता है, इस बात को बता रहा है। लिखना कि ओपेरॉन मॉडल एक जीन नियंत्रक मॉडल है, ठीक है, जीन नियंत्रण का मॉडल है। तो लैक ओपेरॉन, देखो लैक ओपेरॉन में लैक का क्या मतलब है, तो लैक का मतलब है लैक्टोज। लैक का क्या मतलब है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, डाइसेक्राइड, जो किसमें पाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है, एस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाता है लैक्टोज, ठीक है। अब लैक्टोज का जब पाचन करना होता है, अब देखो लैक ओपेरॉन यहाँ बना रहे हैं हम, लैक ओपेरॉन, ये होता है लैक ओपेरॉन, ठीक है। ओपेरॉन क्या है, तो जो एक साथ डीएनए से एमआरएनए में आते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, ओपेरॉन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि बताया था कि लैक्टोज के पाचन के लिए कितने एंजाइम चाहिए होते हैं, 3 एंजाइम। कौन कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पर देखो 3 एंजाइम चाहिए, एक है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसको बनाने वाला जो जीन इसको बोलते हैं लैक जेड। बताया था ना कि ओपेरॉन में 2 तरह के जीन होते हैं, एक तो होता है नियंत्रक जीन जिसमें आता है रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। सिंबल क्या था बताओ, सिंबल क्या था, एक का सिंबल था आई, किसका, रेगुलेटरी जीन का। दूसरा जो था प्रमोटर जीन, उसका सिंबल क्या था, पी। और ये जो होता है ऑपरेटर जीन, उसका सिंबल क्या था, ओ। तो ये हुआ रेगुलेटरी जीन, ये हुआ प्रमोटर जीन, ये हुआ ऑपरेटर जीन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा होता है, आई से कि पी से कि ओ से। आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा होता है, रेगुलेटरी जीन से या फिर प्रमोटर जीन से या फिर ऑपरेटर जीन से। अभी बताए हैं कि जुड़ा होता है किससे, प्रमोटर जीन से। कौन जुड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया 3 नियंत्रक जीन, ठीक है। एक हो गया रेगुलेटरी जीन, एक हो गया प्रमोटर जीन, एक हो गया ऑपरेटर जीन।
अब इसके बाद जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो कि सही प्रोटीन बनाने वाले हैं। अब वो जीन कौन कौन है? तो लैक प्रोटीन केस में एक होता है लैक जेड, एक होता है लैक वाई, एक होता है लैक ए। एक कौन होता है? लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। जो लैक जेड है, देखो तीनों जीन का नाम है, ये तीनों क्या है? जीन है। कौन सा जीन है? ये तीनों कौन सा जीन है? ये तीनों है संरचनात्मक जीन। ये तीनों कौन सा जीन है? तीनों है संरचनात्मक जीन, जो निर्माण करता है किस चीज़ का? एंजाइम का, है ना। अब वही एंजाइम अब क्या करेगा? लैक्टोज को पचाएगा, लैक्टोज को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? तो ध्यान रखना कि जब दो ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं, जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है तब बनता है माल्टोज। ठीक है, देखो माल्टोज क्या है? डाइसैकराइड, मतलब ये दो शुगर के मिलने से बना हुआ है। तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब जब ग्लूकोज के दो अणु आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? माल्टोज। वैसे ही जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलते हैं, ग्लूकोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड, और गैलेक्टोज भी क्या है? मोनोसैकेराइड। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तब बनता है लैक्टोज। तब क्या बनता है? लैक्टोज। और जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तब बनता है सुक्रोज। तो ये तीनों के तीनों क्या है? डाइसैकराइड। देखो मोनो मतलब क्या होता है? एक, डाई मतलब क्या होता है? दो, और पोली मतलब क्या होता है? अनेक। जब एक ही शुगर का अणु है, एक ही शर्करा का अणु है, देखो मोनो मतलब एक और सैकराइड मतलब शर्करा। वैसे ही डाई मतलब दो, सैकराइड मतलब शर्करा, पोली मतलब अनेक, सैकराइड मतलब शर्करा। जब एक ही शर्करा का अणु है तब क्या कहते हैं? मोनोसैकराइड। जब दो होता है तो डाइसैकराइड। दो कौन कौन होता है? तो ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ेगा तो माल्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज जुड़ेगा तो लैक्टोज, और फ्रक्टोज ग्लूकोज भी जुड़ेगा तो लैक्टोज बनेगा। ठीक है, सॉरी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो सुक्रोज बनेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो लैक्टोज बनेगा। तो अब क्या करना है? लैक्टोज को तोड़ना है। किसमें? इकोलाई में। लैक्टोज को तोड़ने के लिए, लैक्टोज का उपापचय करने के लिए कितने एंजाइम की आवश्यकता होती है? 3 एंजाइम की। अब तीनों से बताओ कि एक एक करके पहुँचे, अगर पहले एक पहुँचे, फिर एक आए, दो नहीं आए, या दोनों तीनों में से कोई एक आए, दो नहीं है, फिर दो आए, कोई एक नहीं आए, तो क्या पाचन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर लैक्टोज का पाचन करना है तो तीनों एंजाइम को एक साथ आना पड़ेगा, मतलब तीनों जीन को एक साथ बनाना पड़ेगा प्रोटीन, मतलब तीनों जीन को डीएनए से एमआरएनए में एक साथ आना पड़ेगा। अगर एक भी छूटा तो लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाएगा। तो वहीं जो 3 जीन हैं जिनको एक साथ आना पड़ रहा है, या जो भी ऐसे जीन होते हैं जिनको एक साथ डीएनए से एमआरएनए में आना पड़ता है और जो एक साथ प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? ओपेरॉन कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही लैक्टोज बचाने के लिए जो 3 एंजाइम है, वो 3 एंजाइम 3 अलग अलग जीन से बनता है। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। जो लैक जेड है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक जेड क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, जो लैक वाई है ये बनाता है परमिएज। लैक वाई क्या बनाता है? परमिएज। और जो लैक ए है ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों के तीनों जो है एंजाइम का नाम है, जो एक साथ मिलकर लैक्टोज का पाचन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कौन से एंजाइम हुए हैं? इस तीनों कौन से जीन हुए हैं? संरचनात्मक जीन हुए, क्योंकि जो जीन प्रोटीन बनाते हैं उन जीन को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। अब देखो इसमें कैसे बनेगा, तो क्या होता है कि हम बोले थे कि जो ये रेगुलेटरी जीन है ये एक प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो आके जुड़ जाता है ऑपरेटर जीन से, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब ये आगे नहीं बढ़ेगा, जब इससे होकर पास नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा या फिर वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कि तीनों जीन प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। ये तीनों जीन प्रोटीन कब बनाएंगे? जब इनके ऊपर से आरएनए पॉलीमरेज होकर जाएगा। किस तरह? डीएनए द्विगुणन में एक डीएनए डीएनए कब बना था? जब उनके ऊपर से डीएनए पॉलीमरेज होकर गुजरा था। डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज इनके ऊपर से होकर गुजरेगा तब ये जो तीनों जीन हैं ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे, मतलब एंजाइम का निर्माण करेंगे, और फिर ये तीनों एंजाइम जो है लैक्टोज का पाचन करने का काम करेगा। लेकिन रास्ता कौन रोके हुए है?
ये प्रोटीन, कौन प्रोटीन है ये? रिप्रेसर प्रोटीन, जो कहाँ से बन के आया है? रेगुलेटरी जीन से, ठीक है। और जुड़ा हुआ है किससे? ऑपरेटर जीन से। रास्ता जोड़ा, ये रास्ता रोक के रखा है आरएनए पॉलीमरेज का। मान लो जैसे रेल का लाइन है और ट्रेन को जाना है, रास्ते में कोई पत्थर रख दो अगर, खूब बड़ा पत्थर, तो क्या रेल जा पाएगा उस पटरी से? नहीं जा पाएगा। वैसे ही ये मान लो रेल का पटरी है, इसके ऊपर से आरएनए पॉलीमरेज को जाना है, अब बीच में ऑब्स्टेकल है, बीच में जो अवरोध है बन के खड़ा है, कौन? रिप्रेसर प्रोटीन। इसलिए जो आरएनए पॉलीमरेज उधर नहीं जा पा रहा है। अब होगा क्या कि जैसे ही लैक्टोज आएगा, जैसे ही मतलब इकोलाई के पास क्या आएगा? लैक्टोज आएगा, तो लैक्टोज आकर इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जुड़ने के बाद इसको वो डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब उसको वो विकृत कर देगा और इसको यहाँ से हटा देगा, विकृत करके इसको यहाँ से ले जाएगा अपने साथ। कौन? लैक्टोज। मतलब लैक्टोज खुद अपने पाचन का काम कर रहा है। जैसे लैक्टोज आया, अपने आप को पचाने के लिए वो खुद अपना इंतजाम कर रहा है कि जो उसके एंजाइम के रास्ते को रोक के खड़ा था, उससे आकर जुड़ गया। कौन? लैक्टोज। और जैसे ही आके जुड़ा तो उसको विकृत कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, उसके शेप को ख़राब कर दिया और उसको उठा कर ले गया। अब जब ये गया, रास्ता खाली हो गया। जब रास्ता खाली हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज चलना शुरू किया। आरएनए पॉलीमरेज चला और इसके ऊपर से होकर गुजरा और क्या बन गई है? तीनों एंजाइम बन गए। जब तीनों एंजाइम बन गए तो लैक्टोज का पाचन हो गया। और जब लैक्टोज खत्म हो गया तो फिर जो रिप्रेसर प्रोटीन था वो खत्म हो गया, मतलब कि लैक्टोज जो आगे ले गया था खत्म हो गया, तो फिर वो आकर इससे जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद फिर से प्रक्रिया रुक जाएगी। यही है लैक ओपेरॉन। समझे कैसे होगा? सभी सुन लो कहानी। देखो, ये तीनों क्या कहलाते हैं? नियंत्रक जीन। इसमें कौन कौन जीन आते हैं? इसमें आता है एक आता है रेगुलेटरी जीन, एक आता है प्रमोटर जीन, एक आता है ऑपरेटर जीन। जो रेगुलेटरी जीन है, सिंबल क्या होता है? आई। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है कि आई को क्या कहा जाता है? तो रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। पी को क्या कहा जाता है? प्रमोटर जीन। यही पूछा हुआ, मतलब आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा रहता है? तो प्रमोटर जीन से जुड़ा होता है, ठीक है। लैक ओपेरॉन के केस में ये क्वेश्चन तो खूब पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है कि लैक जेड कौन सा एंजाइम बनाता है, लैक वाई कौन सा एंजाइम बनाता है, लैक ए कौन सा एंजाइम बनाता है। तो लैक जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाता है परमिएज और लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। जब तक लैक्टोज नहीं आया रहता है, जब तक लैक्टोज नहीं आया रहता है तो इस रेगुलेटरी जीन के द्वारा बनाया गया रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज की रास्ता को रोक के रखता है। और जैसे ही लैक्टोज आता है, लैक्टोज जाकर इस रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है और इसको विकृत कर दे। जो बात हम बोल रहे हैं सो लिख लेना, जो बात हम बोल रहे हैं इसको बेहतर होगा वीडियो पॉज करके लिखते रहो इसको, कि रेगुलेटरी जीन से बना हुआ प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन आकर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज के रास्ता को रोक देता है, ठीक है। जैसे ही लैक्टोज आता है तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर और इसको क्या कर देता है? विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब किसी शेप को बिगाड़ देता है और इसको यहाँ से ले जाता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो तीनों संरचनात्मक जीन हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से होकर गुजरता है। इसके परिणाम स्वरूप लैक्टोज को पचाने वाले तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज तथा ट्रांस एसिटाइलेज का क्रमशः निर्माण होता है। क्रमशः क्यों बोले? क्योंकि लैक जेड बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बना रहा है परमिएज और लैक ए बना रहा है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो यही था ओपेरॉन मॉडल। ये फिर से सुन लो, फिर वीडियो खत्म करते हैं। तो क्या क्या पढ़े? पहला पढ़े कि ओपेरॉन किसे कहते हैं। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? शुरू में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? जैकब एम मोनॉड ने दिया था। ओपेरॉन क्या किसी वैज्ञानिक का नाम है? नहीं। ओपेरॉन क्या है? जीन का समूह। जीन का कौन समूह? जो समूह एक साथ डीएनए से आरएनए में आता है और जो एक साथ प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? ओपेरॉन कहा जाता है। ओपेरॉन मॉडल कैसा नियम है? तो एक जीन नियंत्रक संबंधी नियम है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओपेरॉन मॉडल कैसा नियम है? कि जीन नियंत्रक संबंधी नियम है, ठीक है। ओपेरॉन के कितने तरह, ओपेरॉन में कितने तरह के जीन होते हैं? दो तरह के, एक होता है नियंत्रक जीन, एक होता है संरचनात्मक जीन। नियंत्रक जीन में कितने जीन होते हैं? अभी लिखवा है 3 तरह के, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ठीक है। रेगुलेटरी जीन प्रोटीन बनाता है जो कि ऑपरेटर जीन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को रोकता है। प्रमोटर जीन में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा होता है जो कि आगे जाएगा तो जो संरचनात्मक जीन है उनसे प्रोटीन बनवाएगा।
जो संरचनात्मक जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, यही जीन जो है प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। फिर हम लोग पढ़े लैक ऑपरॉन के बारे में कि लैक ऑपरॉन में कितने, ये भी क्वेश्चन आता है कि लैक ऑपरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, जो 3 होते हैं। कौन कौन? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है आकर जुड़ जाता है ऑपरेटर जीन से और आरएनए पॉलीमरेज असर को रोक देता है। जब लैक्टोज आता है तो वो इससे जुड़कर इसको विकृत कर देता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज इस रास्ते से आगे गुजरता है इन जीन के ऊपर से, जिसके परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है लैक जेड से, परमिएज बनता है लैक वाई से और ट्रांस एसिटाइलेज बनता है लैक ए से, जो कि एक साथ मिलकर लैक्टोज का उपापचय करने का, लैक्टोज का पाचन करने का, लैक्टोज से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य करते हैं। उसके बाद जब लैक्टोज खत्म हो जाता है तो फिर से यहाँ आकर रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाता है और फिर एंजाइम बनने की क्रिया बंद हो जाती है। अब सोचो, अगर लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम बनना जरूरी है? नहीं, बर्बाद होगा। इसलिए जब लैक्टोज खत्म हो जाता है तो फिर ये प्रक्रिया रुक जाती है और फिर जो है जीन एंजाइम नहीं बनाते। ठीक है, तो यही था ऑपरॉन मॉडल। अब इसमें 1-2 वीडियो और बचा हुआ है। एक पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव जीनोम परियोजना भी और साथ में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी। तो 2 अलग अलग वीडियो इसके लिए होगा। उसके बाद ये चैप्टर जो है, जो बहुत बड़ा चैप्टर था, एक सबसे बड़ा चैप्टर है 12th क्लास का, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।